देसी बुआ की 4 मॉडर्न संस्कारी बहू। ये कहानी है शोभेपुर गांव में रहने वाली सत्यवती की, जिसकी सोचाहट जमाने से हटकर शाम उसके घर की चौखट पर लालटेन की मध्यम रोशनी नजर आती है। खुद ही चक्की चलाना, सिल पर मसाला पीसना और चूल्हे पर खाना पकाना उसके देसी पने को दर्शाता है। एक दिन उसका पति हीरालाल खिसियाई आंखों से दीवार पर टंगे फोटो की ओर देखकर फुसफुसा रहा था। क्यों साले साहब, मजा तो खूब आता होगा ना मेरी हालत पर। अरे तुम्हारे 4 लाल को संभालने में तुम्हारी बहन मुझे दूध में पड़ी मक्खी के जैसे फेंक देती है। पति को तो जैसे उसे पड़ी ही नहीं। अजी सुनते हो? अरे आया भाग्यवान। अरे जाओ जल्दी से भाग मानी भौजाई के घर से पाव भर दही ले आओ। मगर दही का क्या करना है? अचार डालना है। एकदम भुलक्कड़ हो गए हो तुम। अरे पूरे 7 साल बाद मेरे चारों भतीजे गांव लौट रहे हैं। पता नहीं क्या तुम्हें परदेश से आने वाले हर जन को दही शक्कर खिलाकर ही चौखट पार कराया जाता है। वैसे विपिन शहर से कुछ उपहार भी साथ ला रहा है। बुआ पलके बिछाए अपने चारों भतीजों के घर आने का इंतजार करती हैं। तभी चारों चौखट पर आ खड़े होते हैं। उनके बगल में 4 गोरी सुंदर लड़कियां भी खड़ी थी। अरे पाए लागू बुआ। अरे जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान करे इस बुआ की उम्र भी मेरे भतीजों को लग जाए। मगर ये अधनंगी लड़कियां कौन हैं? आधा तन उघारे छोड़ रखा है, शर्माया है कि नहीं इन लड़कियों को? अरे तुम चारों में से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखी है क्या? मैं बताता हूँ बुआ जी, ये चारों आपकी बहू हैं। ये सुनकर सत्यवती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बोलती है, क्या तुम चारों ने अपनी मनमर्जी से इन शहरी मॉडर्न लड़कियों के साथ घर भी बसा लिया और अपनी बुआ को बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रह गई? अरे भैया भाभी के जाने के बाद मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम चारों के लिए? अपनी रातों की नींद तुम पर न्योछावर कर दी, पाला पोसा उसका ये सिला दिया है तुमने मुझे। एक साथ 4 मॉडर्न बहुओं को अपनी बुआ के सीने पर मूंग दलने को बिठा दिया। इतना कहकर बुआ सास अपनी मॉडर्न बहुओं को देखकर आंख तरेरती हुई अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेती हैं और हीरालाल माहौल को बदलने के लिए बोलता है, अरे माफ करना बहुओं, वो बस तुम्हारी बुआ सास की जुबान जरा कड़वी है, मगर दिल की बुरी नहीं। वो बाहर से नारियल के खोए की तरह जितनी सख्त है और भीतर से उतनी ही मुलायम। आप चिंता मत कीजिए फूफा ससुर जी, जल्द ही हमारी बुआ सास हम मॉडर्न बहुओं से घुल मिल जाएंगी। इसके बाद चारों बहू अपने पतियों के साथ कमरे में आ जाती हैं, जहां आशना का परेशान चेहरा देखकर अभिषेक कहता है, आशना, मैं जानता हूँ बुआ जी की बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं। दरअसल वो सोचती हैं कि शहर की लड़कियां घर बार की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, इसलिए वो गांव की मिट्टी से दूर होकर शहर नहीं गई। साफ शब्दों में तुम्हारी बुआ सास देसी है, वो आज भी विलासिता की वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। अभिषेक, हम चारों बहू अपनी बुआ सास के सपनों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। अगली भोर चारों मॉडर्न बहू जल्दी जागकर ससुराल की झाड़ बहार में लग जाती हैं। खटपट की आवाज सुनकर बिस्तर पर सो रही सत्यवती घड़ी की ओर नजर घुमाती है। आरी मोरी दैया, सवेर के 7 बजने को चले हैं और मैं अब तक खराटे खींच रही थी। अरे भले ही घर में बहू आ गई, मगर हैं तो सब शहर की मॉडर्न मेन साहब। रसोई तो संभालने से रही, अब तो किसी पर आस लगाने भी लायक नहीं है। चारों ने मॉडर्न बहुएं मत्थे जो मर दी हैं। सास फीका समूह बनाकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो पूरा घर चमचमा रहा होता है। साथ ही रसोई घर से आ रही खाने की खुशबू पूरे घर में इठला रही होती है। कमाल है, इतनी भोर सवेर ये घर आंगन की लिपाई पुताई किसने की है? कहीं ये करनी जोड़ू के गुलामों की तो नहीं है? इस सोचाहट के साथ बुआ सास रसोई घर के भीतर झांकती है, जहां पारुल और आसना साथ मिलकर मिट्टी के चूल्हे में आंच झोंककर खाना बना रही होती हैं। वहीं बाकी की दोनों बहू उनका हाथ बटा रही होती हैं। मॉडर्न बहुओं को ये सब करता देखकर देसी बुआ सास सोचने पर मजबूर हो जाती है। कमाल है, इन चारों की चाल चलन देखकर तो कोई कहेगा ही नहीं कि ये शहर के मॉडर्न माहौल में पली बड़ी है, क्योंकि शहर की लड़कियों को तो अपने चेहरे की रंगत की लीपा पोती से ही छुट्टी नहीं होती है, मगर ये चारों रोबान छोड़कर रसोई पका रही हैं। कुछ देर बाद
ओह गॉड, आशना दी देखो ना, यहाँ तो खाने के लिए डाइनिंग टेबल है ही नहीं। पता नहीं हमारी देसी बुआ सास खाना कैसे परोसती है। लेकिन मुझे पता है, तुम ठहरो। ऐसा कहकर बहू बानी रसोई में एक और रखे खाने के छोटे छोटे तख्त लगाकर दरी बिछाकर खाना परोसते हुए सभी को बुलाहट देती है। खाना तैयार है, आप सभी आ जाइए। सभी आकर अपनी जगह पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी हरीलाल बहू की वाहवाही करता है। अरे वाह बहू, क्या कमाल का खाना बनाया है तुमने। स्वाद मुंह में घुल गया। मिर्च मसाले के मामले में बिल्कुल अपनी बुआ सास के जैसा नपा तुला हाथ पाया है तुमने। शुक्रिया ससुर जी। माँ जी, आप कुछ नहीं कहेंगी? खाना कैसा बना है? ठीक ठाक बना है। बस ठीक ठाक बना है बुआ सासू माँ, अच्छा नहीं बना? अच्छी कोशिश की है, मगर तुम्हें सिलबट्टे पर चटनी पीसना सीखना पड़ेगा। जल्दबाजी में चटनी खरे मसालों की तरह दल दिया है। सिलबट्टा कोई मसाला पीसने की मशीन नहीं है। डर्रे से बटन घुमाया और काम बन गया। सिल पर जब तक चटनी महीन न पिसे खाने का मजा नहीं आता। देखो, लहसुन दला हुआ छूट गया। अंग लगाकर पिसा होता तो बोली नहीं सुननी पड़ती। जी बुआ सासू माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बुआ सास की उखड़ी बोली सुनकर भी सभी मॉडर्न बहुएं सर झुकाए चुपचाप खड़ी सुनती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चारों बहुएं सब कुछ अपनी देसी बुआ सास के मन मुताबिक ही काम करती हैं, चाहे वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना हो या मिट्टी के कच्चे आंगन को गोबर से लीपना हो या फिर जमीन पर बैठकर खाना हो। अपनी मॉडर्न बहुओं के भीतर बसे संस्कारों की जांच परख कर अब बुआ सास के मन में बसी गलतफहमी मिटने लगती है। बानी बहू, ओ चेतिका बहू, पारो लाशना, कहाँ हो चारों? अरे सत्यवती, तू अपनी बहू को जहाँ खोज रही है और वो चारों तेरे लिए खेत में साग तोड़ रही हैं। कह रही थी हमारी बुआ सास को खेत के तोड़े हरे भरे साग बहुत पसंद है। ये सुनकर सत्यवती खेत पर आ पहुंचती है, जहाँ उसकी चारों मॉडर्न बहुएं सर पर पल्ला धरे गांव की औरतों की टोली के साथ साग तोड़ रही होती हैं। अरे बुआ सासू माँ, आप यहाँ कैसे चली आई? अरे सत्यवती, तेरे भाग्य बड़े वारे न्यारे हैं। तुझे आज के जुग जमाने ने संस्कारों से भरी बहुएं मिली हैं जो तुझ पर जान छिड़कती हैं, तेरा मान रखती हैं। इनके संस्कारों को देखकर लगता ही नहीं कि ये शहर की हैं, झट से किसी से भी घुल मिल जाती हैं। अरे रबीता मौसी, आप बेवजह हमारी वाहवाही कर रही हैं। नहीं बहू, रविता एकदम खरा सच कह रही है। मैं हमेशा सोचती थी शहर की लड़कियां बिगड़ैल अमीरजादी होती हैं, इसलिए मैं पहले दिन से तुमसे कटी कटी रह रही थी। सोचती थी कि उनका मॉडर्न माहौल और हिसाब किताब हम देसी लोगों से हटकर होता है, इसलिए वो हम जैसे देसी लोगों को गवार जैसी उपाधि देते हैं। और जब तुम ये मेरी बहू बनकर आई हो तो मैं सोचने लगी, आखिर मेरे बेटों को परदेश की लड़कियां कैसे भाग गईं। मगर जब तुम्हारे संस्कारों से भेंट हुई तब पता चला कि देश हो या परदेश, हर जगह हर किस्म के लोग हैं। मुझे नाज है कि मेरी बहुएं दोनों हाव भाव से भरी हैं। वो मॉडर्न होने के साथ संस्कारी भी हैं। ये संस्कार ही तो शहर के लोगों को हम जैसे देसी लोगों से जोड़ते हैं। चलिए बुआ सासू माँ, घर चलते हैं, वरना इस साग की चटाई में रात ढल जाएगी और फिर खाना लालटेन की रोशनी में बनाना पड़ेगा। चिंता ना करो मेरी मॉडर्न बहू रानियों, अब ये देसी बुआ सास भी जमाने के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेगी। इस तरह चारों मॉडर्न बहुएं अपनी देसी बुआ सास के हाव भाव को नया बदलाव देती हैं, जिसके बाद वो सभी बिना किसी खटपट के खुशी से एक ही घर में घुल मिल कर रहती हैं। देख रूपाली, हमें जितना परेशान करना था तू कर चुकी, अब कम से कम अपने ससुराल वालों को बख्श दियो। अरे यार माँ, आप चाहती क्या हो? अब क्या पहुँचने से पहले ही सभी संस्कार अपने ससुराल वालों को दिखा दूं? अभी तो मैं अपने ससुराल भी नहीं पहुँची हूँ। अच्छा बस कर, कम से कम एक दो आंसू तो टपका दे। इसका मतलब मैं अपने 50,000 का मेकअप खराब करवा लूं? अरे माँ, आजकल कौन रोता है? दुल्हनें तो खुशी खुशी अपने घर जाती हैं, लेकिन अब आप कह रही हैं तो थोड़ा रो ही लेती हूँ। ऐसा कहकर वह रोने का नाटक करने लगती है। माँ, बहुत याद आओगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे बस कर बहना, नहीं तो तेरा सारा का सारा मेकअप आंसू में बह जाएगा और तेरा पति तेरी असली हकीकत देखकर तुझे वापस हमारा खून चूसने के लिए यहीं छोड़ जाएगा। माँ, अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो मेरे इन हाथों से अभी के अभी इसका कत्ल हो जाएगा। तू चुप कर धीरज। अरे बेटी जा, अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालियो, और हाँ, खीर बनाने की रेसिपी याद ना आए तो मुझे कॉल कर लियो।
ऐसा कहने के बाद वह रूपाली की विदाई कर देती हैं। अपने ससुराल पहुंचते ही सास दामिनी कार से निकलते हुए उससे कहती है, अरे बहू, जल्दी से अपना घूंघट कर ले, अंदर सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे होंगे। अपनी सास की बात मानकर रूपाली लंबा सा घूंघट कर लेती है, जिसके बाद वह घर में आ जाती है। अरे आओ बहू, आराम से यहाँ आकर बैठ जाओ। दामिनी रूपाली को सोफे पर बिठा देती है कि तभी कुछ औरतें कहने लगती हैं, अरे बहन, बहू का इतना लंबा घूंघट क्यों करवा रखा है? हाँ, बेचारी को सांस भी नहीं आ रही होगी। हाँ जीजी, अब क्या करूं, जेठ जी यहीं खड़े हैं। अरे अगर बहू का मुंह एक बार देख लिया तो जिंदगी भर इसे भी बिना घूंघट के रखना पड़ेगा मुंह। अरे हाँ, लेकिन मुंह दिखाई की रस्म कब होगी? अब वो तो होनी ही है। ऐसा कहने के बाद दामिनी चेतन के पास जाती है और उससे कहती है, अजी यहाँ को तो सुनो, मैनू कह रही थी कि जेठ जी को बाहर को ले जाओ, बेचारी बहू का दम घुटा जा रहा है। दामिनी की बात मानकर चेतन अपने बड़े भाई को वहाँ से बाहर ले आता है, जिसके बाद सभी औरतें रूपाली की मुंह दिखाई की रस्म करने को उतावली होती हैं। अरे बहू की मुंह दिखाई की शुरुआत तो मैं करूंगी। अरे नहीं अम्मा जी, मेरी बहू की मुंह दिखाई की शुरुआत तो मुझसे ही होनी चाहिए। तभी वहाँ केसरी आ जाती है। लो भाई, कर लो बात, मेरे रहते तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते मुंह दिखाई तू करेगी? वो आपस में बहस करने लगती हैं। वहीं बेचारी रूपाली अंदर ही अंदर घूंघट से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सभी औरतें तो आपस में ही लड़ने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस 1 किलो के घूंघट को संभालती संभालती यहीं बेहोश हो जाऊंगी। तभी केसरी दामिनी से कहती है, अरे दामिनी, काहे बहस कर रही है? मैं तेरी जेठानी हूँ और तुझसे बड़ी भी हूँ। इस मुंह दिखाई पर तो मेरा ही हक बनता है। ऐसा कहने के बाद केसरी रूपाली का घूंघट उठाती है, जिसके बाद वह कहती है, हाय हाय बहू, तूने ये आधी किलो का पाउडर अपने मुंह पर क्यों चिपका रखा है? अरे बूढ़ी औरत, इतना भी नहीं पता, ये मेकअप है। और जब हमारी शादी हुई थी तो हम अपने मायके में केवल एक बिंदी और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा कर आए थे, लेकिन आजकल की लड़कियां तो इतना मेकअप कर लेती हैं कि उनका असली चेहरा तो मेकअप के पीछे ही छुप जाता है। भगवान, इसे कोई यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मेरा गुस्सा ओवरलोड हो जाएगा। अरे मेरी बहू बहुत सुंदर है और ये सब तो आजकल का फैशन है। आप जैसी अधेड़ उम्र की औरतों को थोड़ी ना पता होगा। अरे बहू, अब यहाँ कोई आदमी नहीं है, चल तू अपना घूंघट खोल ले। ये सुनते ही रूपाली एक लंबी सांस के साथ अपना घूंघट खोल लेती है, जिसके बाद एक एक करके सभी औरतें रूपाली की मुंह दिखाई करती हैं और उसे पैसे, गहने और तोहफे देकर अपने अपने घर चली जाती हैं। अरे भाभी जी, आप बहुत थक गई होंगी, चलो आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप वहाँ आराम कर लेना। रूपाली अपनी ननद के साथ अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही प्रिया कमरे से चली जाती है, रूपाली फौरन बेड पर लमलेट हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? बहू का पहला दिन ऐसा होता है? माँ ने तो कभी मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। रूपाली को लेटे हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी उसकी सास उसके कमरे में आ जाती है। अरे बहू, तू यहाँ आराम से लेटी है, वहाँ सभी लोग नई बहू के हाथ का हलवा खाने के लिए बेचैन हैं। ये सुनते ही रूपाली का गला सूख जाता है और एकदम से वो उठकर बैठ जाती है और अपने मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? माँ ने तो मुझे खीर बनाना सिखाया था, अब मैं हलवा कैसे बनाऊंगी? क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? अरे जल्दी चल, मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। दामिनी रूपाली को अपने साथ रसोई में ले आती है। बहू ये देख, ये हमारी रसोई है, सारा सामान यहीं पर रखा है। मैं बाहर मेहमानों के पास जा रही हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना। ऐसा कहने के बाद वह रसोई से चली जाती है, जिसके बाद रूपाली तुरंत अपने फोन से अपनी माँ को फोन लगाती है। अरे माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से मेरा फोन उठाओ, नहीं तो यहाँ पर इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। रूपाली बार बार अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन उसकी माँ उसका फोन नहीं उठाती, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी करने के बाद गंगा स्नान करने पहुंच जाती है, जहां वह गंगा में डुबकी लगा रही होती है। यहाँ बेचारी रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी रसोई में तनिष्क पानी पीने के लिए आता है। अरे रूपाली, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? तनिष्क जैसे ही रूपाली की आंखों में आंसू देखता है, वह सब कुछ समझ जाता है। ओहो, लगता है मेरी मिस का ससुराल में पहला दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। कुछ नहीं, बस मुझे माँ की याद आ रही है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी आंखों से इन आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि मैं अब अपनी सास का रोल प्ले करने जा रहा हूँ।
ऐसा कहने के बाद तनिष्क एप्रिन पहन लेता है और स्वादिष्ट हलवा बनाना शुरू कर देता है, जिसके चलते वह हलवा बनाना रूपाली को भी सिखाता है। सबसे पहले एक कढ़ाई लो और उसमें सूजी को कुछ इस प्रकार भून लो। फिर कढ़ाई से सूजी निकालो और उसमें पानी, मक्खन और ड्राई फ्रूट्स डाल दो। कुछ देर पानी को पकाओ और फिर सूजी डाल दो और देखो आपका ये स्वादिष्ट हलवा तैयार हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। तनिष्क हलवा परोस कर रूपाली को देते हुए कहता है, जाओ सभी मेहमान को अपने ये स्वादिष्ट हलवा खिलाओ। सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रूपाली अपने पति का इतना अच्छा बर्ताव देखकर खुश हो जाती है, जिसके बाद वह हलवा ले जाकर सभी को देती है। सभी हलवा खाने के बाद रूपाली की तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। भाभी जी, आपने तो 1 मिनट में ही सबका दिल जीत लिया। ये बताओ, इतना टैलेंट लाई कहाँ से हो? एकाएक सभी रूपाली की तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद शुरू में तो रूपाली का शादी का पहला दिन बहुत खराब गया, लेकिन बाद में उसके पति तनिष्क ने सब कुछ ठीक कर दिया, जिसकी वजह से रूपाली बहुत खुश होती है। कावेरी अपनी सास सुधा के साथ रतनपुर गांव में रहती थी। उसका पति ललित ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस कारण वो पत्थर काटने का काम करता था। अरे ललित, सूरज ढल गया है, सभी मजदूर घर चले गए हैं और तू है कि अभी तक पत्थर काट रहा है? अरे राकेश, मेहनत से भागूंगा तो अपनी अम्मा और मेहरिया का पेट कैसे भरूंगा? और अब तो कुछ दिनों में परिवार भी बढ़ने वाला है। कावेरी के पांव भारी हैं और मैं नहीं चाहता कि जैसी जिंदगी उनका बापू झेल रहा है वो नौबत हमारे बच्चन पर आए। अपनी गरीबी की चर्चा करते हुए ललित की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी राकेश उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है, अरे देख लियो मेरे यार, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर राकेश अपने घर की ओर रुख कर लेता है। वहीं ललित अंधेरा घिरने पर भी पत्थर काटना नहीं छोड़ता और तभी आसमान काले बरसाती घटाओं से घिर जाता है, जिसके साथ मोटे मोटे बरसात की बूंदें पड़ने लगती हैं। अरे दादा, ये बरखा भी ना ससुरी जब मन में आवत है बरस पड़त है। अब तो घर ही जाना पड़ेगा। एकाएक ललित हड़बड़ाहट के साथ भागने को कदम उठाता है कि उसके पाँव में पत्थर से ठेस लगता है और लड़खड़ाते हुए ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। वहीं दूसरी ओर कावेरी चौल की चौखट पर बैठी होती है। अरे क्या हुआ बहू, तू यहाँ क्यों बैठी है? देखिए ना सासू माँ, इतनी देर हो गई और ये अभी तक घर पर नहीं आए। अरे बहू, मौसम खराब है तो हो सकता है कि किसी दोस्त यार के घर ठहर गया हो। भोर होने पर आ जाएगा, तो भीतर चल। ऐसी हालत में तेरा ज्यादा देर बैठना ठीक नहीं। इसके बाद दोनों सास बहू सो जाती हैं। सुबह होने पर ललित की लाश उनके घर आती है, जिसे देखकर बेचारी बहू डबडबाई आंखों से बोलती है, देखिए ना माँ जी, देखिए ना माँ जी, ये क्या हो गया? ललित जी हम सास बहू को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। अपने पति की मौत का कावेरी को गहरा सदमा पहुंचता है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। सास अपने सीने पर पत्थर रखकर ललित का अंतिम संस्कार करती है। अभी सास बहू इस बुरे गम से उबर भी नहीं सके थे कि अचानक उन पर एक नई परेशानी आ पड़ती है, जब मकान मालिक मंसूब चौखट पर चढ़कर उन्हें खरी खोटी सुनाता है। अरे सुधा, अरे ओ सुधा, अरे कहाँ छुपी बैठी हो दोनों सास बहू? मैं कहता हूँ बाहर आओ। जी मंसूब भाई। अरे कहाँ है मेरा किराया? अभी मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा नहीं। जब से ललित गया है हम सास बहू दाने दाने पर आफत आ गई है। अरे तो ये रोना पीटना मेरे सामने क्यों लगा रखा है? पैसे नहीं तो खाली करो मेरा घर, वरना मेरे ये मुस्तंडे अच्छा मजा चखाएंगे तुम्हें। बेघर होने के बाद सुन सास बहू सन पड़ जाते हैं। तभी सुधा हाथ जोड़कर मंसूब के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। ऐसे पत्थर दिल न बनो मंसूब, हमसे ये छत न छीनो। मेरी बहू पेट से है, इस पूस के जाड़े में कहाँ लेकर जाऊंगी उसे? मक्कार मंसूब बूढ़ी सुधा को जोर से दूर छिटकते हुए कहता है, अरे जहन्नुम में जाओ, मुझे उससे क्या पड़ी? और इस घर में तुम्हारा जो भी सामान है उसे बेचकर अपना भाड़ा वसूलूंगा। चलो फूटो यहाँ से। इस तरह एक ही झटके में सास बहू के सिर से छत छिन जाती है। वो छूचे हाथ सर्द भरी सड़क पर चलने लगती है, मगर कोई भी जन उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ता। तभी बेचारी बहू पेट पकड़कर चीख पड़ती है, माँ जी, मुझे बहुत जोरों का दर्द हो रहा है।
अपनी बहू को दर्द में छटपटाता देखकर सास की नजर कूड़े के ढेर की ओर छिटक पड़ती है। बहू का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। अब इस कूड़ेदान के सिवा छिपने की कोई जगह नहीं बची। चल बहू। कोई रास्ता न सूझने पर दोनों सास बहू कूड़ेदान के एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद सवेरा हो जाता है। अपनी गर्भवती बहू का मुरझाया चेहरा देखकर सास बोलती है, बहू तुझे भूख लगी होगी। नहीं सासू माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी होगी, मगर तेरी बूढ़ी सास को परेशान न होना पड़े इसलिए तू भूख मार रही है। मगर अब तू एक माँ बनने वाली है, इसीलिए अपने कोख में पल रहे बच्चे के बारे में सोच। सासू माँ, ये कैसी कश्मकश है। गरीबी ने हम सास बहू को इस कदर लाचार कर दिया है कि आज हमें कूड़े करकट के बदबू के बीच रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं बहू। समय बड़ा बलवान है, ये कब राजा को रंग और रंग को राजा बना डाले इसे कोई नहीं जानता। मैं अभी आती हूँ। अपनी बहू को जिंदगी की सच्ची सार्थकता समझकर सास ठंड में ठिठुरती हुई काम की तलाश में निकल जाती है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वो मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगने पर उतारू हो जाती है। हे भगवान, और कितने दुख भोगने बाकी बच गए हैं। घर छूट गया, जिस कारण अब तो कूड़े खत्तों में रहना पड़ रहा है, और आज तो पेट की आग ने हाथ पसारने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद खाना लेकर सास कूड़ेदान में चली जाती है, जहाँ बेचारी बहू हाथ पांव सिकोड़ कर कोने में बैठी थी। ये ले बहू, जल्दी से खाना खा ले। माँ जी, आप भी खाइए। अरे मैं तो भरपेट खा कर आई हूँ, ये देख मेरे पेट का हाल। सास झूठी सफाई पेश करते हुए अपना पेट फुला लेती है, तभी बहू की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। अगर आपने खाना खाया होता तो आपका चेहरा फीका ना होता, ना होठ सूखे होते। ये खाना हम सास बहू मिल बांट कर खाएंगे। कचरे के ढेर में बैठी सास बहू दुर्गंध झेल कर खाना खा ही रही होती है कि एक दुबला पतला कुत्ता उनके पास आकर पूंछ हिलाता है, जिसे देखकर कचरे वाली सास बहू का मन पसीज पड़ता है। ये ले मोती, तू भी खा। उस दिन के बाद से वो कुत्ता कचरे वाली गरीब सास बहू का वफादार बन जाता है। अगले दिन से दोनों सास बहू कंधे पर बोरी लटकाए गली गली सड़क सड़क पॉलीथीन प्लास्टिक बीनने लगती हैं, और शाम ढलने पर उसे भंगार में बेचकर मिले हुए पैसे से थोड़ा बहुत खाना खाती है। देखते ही देखते गरीब बहू गर्भावस्था के 9 महीनों में कदम रखती है। बहू, तुझे आखिरी महीना लग गया है, अब हम कूड़ेदान में ही कचरा बीन कर काम चलाएंगे। जैसा आपको सही लगे सासू माँ। इसी तरह गरीब कचरे वाली सास बहू कूड़ेदान में दिन बिसारती है, और आखिरकार सूरज की उस ढलती शाम कावेरी को प्रसव पीड़ा का दर्द उठता है। माँ जी। बहू गहरी सांस ले। सास कूड़े में सने फटे मैले चादर से बहू को ढाप देती है। वहीं मोती मदद मांगने के लिए सड़क की ओर दौड़ लगाता है। तभी एक गाड़ी उसके पास रुकती है, जिसमें से सिद्धांत नाम का एक शख्स निकलता है। अरे ये कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है। सिद्धांत मोती को सहलाता है, जिसके बाद मोती उसके कपड़ों का कोरा खींचकर उसे कूड़ेदान में ले आता है, जहां कचरे के ढेर में कावेरी अपनी जन्मजात बेटियों के साथ लेटी थी। अरे माताजी, इस सड़े गले कचरे के ढेर में इन बच्चियों का सांस लेना सही नहीं, आप यहाँ क्यों रह रही हैं? साहब, कोई खुशी से कचरे में थोड़ी रहता है। गरीबी और बेघरता की बेड़ियां उन्हें यहाँ खींच लाती हैं। ये कचरे की ढेरी ही हम गरीब सास बहू का ठिकाना है। कचरे वाली सास बहू का दर्द सितम देखकर सिद्धांत का कलेजा कचोट उठता है। अरे तो चलिए मेरे घर में, मैं एक डॉक्टर हूँ, ज्यादातर अस्पताल में अस्त व्यस्त रहता हूँ। मेरे घर ताले की चपत रहने से भला आप और ये बच्चियां वहाँ रह सकती हैं। मगर साहब, हमारे पास एक पैसा नहीं जो हम तुम्हें दे सके। इसकी कोई जरूरत नहीं अम्मा, बस बदले में आप अपने हाथों का खाना मुझे बनाकर खिला देना। एक अरसे से माँ के हाथों का खाना नहीं खाया, क्योंकि वो मुझसे रूठकर तारा बन गई है। एक अमीर शख्सियत होकर भी सिद्धांत के रवैये में रईसी का रुआब नहीं था। वो बेहद सुलझा हुआ था।
जिसे देख गरीब कचरे वाली सास बहू अपनी जुड़वा बच्चियों के साथ सिद्धांत के घर चली आती है और उसके एहसानों को याद रखते हुए घर का रख रखाव करती है। उस दिन के बाद से सास बहू का कचरे की कड़ी से नाता तो टूट जाता है, मगर वो बुरे दिनों की छवि आज भी उनके मन में कहीं न कहीं घर बनाई बैठी है, जो उन्होंने एक बड़े वक्त तक भोगा था।